हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एस्थमा मतलब के दमे के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कॉज मतलब इसके कारण के बारे में और इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जानेंगे एक्यूट एस्थमा अटैक क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल लंग देख पा रहे हैं और एक एस्थमेटिक लंग देख पा रहे हैं। तो एस्थमेटिक लंग सिचुएशन में क्या होता है, जो सांस की नली होती है उसकी जो मसल होती है मतलब कि मांसपेशी होती है वो टाइट हो जाती है, मतलब कि वो सिकुड़ जाती है। अब जैसे ही ये सांस की नली सिकुड़ जाती है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी को बोल देते हैं दमा या एस्थमा। तो नॉर्मल लंग सिचुएशन में सांस की नली जो होती है वो डायलेटेड होती है, जबकि एस्थमिक लंग में सांस की नली देखिए सिकुड़ जाती है और इस सांस की नली के अंदर जो म्यूकस होता है वो ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ सांस की नली के अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जान लेते हैं एस्थमा के कारण के बारे में। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कारण से भी एस्थमा हो सकता है। दूसरा, सम फूड और बेवरेज, तो ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट या कुछ बेवरेज मतलब के पेय पदार्थ जो कि एस्थमा का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेट डेंगर, मतलब जानवरों का गोबर, तो जानवरों का गोबर। नेक्स्ट आता है पेट डेंगर, मतलब कि जानवरों का गोबर। तो ये डस्ट के साथ उड़कर हमारी सांस नली में पहुंच जाता है, जिसके कारण एस्थमा हो सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस, तो ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है कुछ मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन की एलर्जी के कारण भी एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है डस्ट, केमिकल या परफ्यूम्स या एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग करने से भी एस्थमा हो सकता है, या कुछ जेनेटिकल कारण के चलते भी एस्थमा हो सकता है। तो इन कारण से एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्थमा के सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पेशेंट के चेस्ट में दर्द मतलब कि चेस्ट पेन देखने को मिलता है, व्हीजिंग देखने को मिलती है, मतलब कि जब ऐसा पेशेंट सांस लेता है तो उसकी सांस में सीटी टाइप की आवाज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि सांस जो है दबा दबा सा महसूस होता है। और नेक्स्ट आता है स्लीपिंग प्रॉब्लम, तो ऐसे पेशेंट को नींद आने में दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्यूट एस्थमा अटैक, मतलब कि एस्थमा का एकदम से अटैक आना। तो इस सिचुएशन में पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराना होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सल्ब्यूटामोल और लीवोसल्ब्यूटामोल। तो यहाँ पर सल्ब्यूटामोल एक रेसिमिक मिक्सचर होता है जिसमें इसकी लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म होती हैं, जबकि लीवोसल्ब्यूटामोल सल्ब्यूटामोल का लीवो फॉर्म होती है। तो सल्ब्यूटामोल की लीवो फॉर्म सल्ब्यूटामोल से ज़्यादा पोटेंट होती है और इसके कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही पेशेंट को एक्यूट एस्थमा अटैक आता है उसको तुरंत इन्हेलर का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्हेलर उसको इंस्टेंट जो है रिलीफ देता है। और इस इन्हेलर में देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सल्ब्यूटामोल और लीवोसल्ब्यूटामोल देखने को मिलता है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सल्ब्यूटामोल या लीवोसल्ब्यूटामोल को इनहेल कर लिया जाता है और जैसे ही इसको देखिए इनहेल करते हैं ये सांस की नली को रिलैक्स कर देता है और सांस की नली को डायलेट कर देता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन ये बीटा 1 पर भी अपना इफेक्ट दिखाती है, जिससे पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जान लेते हैं बीटा रिसेप्टर की लोकेशन और उसके एक्शन के बारे में। तो बीटा रिसेप्टर को देखिए 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है।
पहला बीटा 1 रिसेप्टर, दूसरा बीटा 2 रिसेप्टर और तीसरा बीटा 3 रिसेप्टर। यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पर पाया जाता है, जिसके चलते ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर ये स्मूथ मसल पर पाया जाता है और जिसके कारण स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है, जबकि बीटा 3 रिसेप्टर ये एडिपोज टिश्यू पर पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर लाइपोलिसिस की सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, पहला है लाइपो, दूसरा है लिसिस। लिसिस मतलब होता है तोड़ देना, तो अगर लिपिड को तोड़ दिया जाता है तो इसको बोल देते हैं लाइपोलिसिस। तो ये लाइपोलिसिस को इंक्रीज कर देता है और इन्हेंस कर देता है। और इसी में नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन के बारे में। तो एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। यहाँ पर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि तुरंत काम में आने वाली मेडिसिन होती है, मतलब कि इस मेडिसिन को लेने के बाद ये तुरंत अपना एक्शन दिखा देती है, जबकि टियोट्रोपियम ब्रोमाइड ये एक लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती है, मतलब इसको लेने के बाद ये काफ़ी देर तक यूज़ में आती है। तो ये मेडिसिन देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि सांस की नली के अपर वे मतलब के ऊपर वाले पोर्शन को ओपन कर देती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड और यहाँ पर डियोलिन में होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लीवोसल्ब्यूटामोल, दोनों मेडिसिन का मिक्सचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम इसके देखिए 4 पफ पर डे ले सकते हैं और इसके एक पफ में ये 200 माइक्रोग्राम ये मेडिसिन पाई जाती है। और डियोलिन का यूज़ नेबुलाइजर में भी किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन के बारे में। तो इन मेडिसिन के अंत में सोन टर्म देखने को मिलता है। तो जिन मेडिसिन के अंत में सोन टर्म आ जाता है उसका मतलब होता है वो मेडिसिन स्टेरॉइडल नेचर की होती है या कॉर्टिकोस्टेरॉइडल नेचर की वो मेडिसिन होती हैं। तो ये मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि सांस की नली में सूजन या इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं और साथ ही साथ सांस की नली में अगर म्यूकस भर जाता है तो उसको ये हटाने का काम करती हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी इंटरमीडिएट, तीसरी लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं? तो ये वो मेडिसिन होती हैं जो तुरंत काम में आने वाली मेडिसिन होती हैं, जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो कम होता है। तो जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो 8 से लेकर 12 घंटे होता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है तो हाइड्रोकोर्टिसोन 60 से लेकर 120 पर डोज पेशेंट को दे सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की और नीड होती है तो 6 से 12 घंटे बाद इस मेडिसिन को और यूज़ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंटरमीडिएट की। तो इसके इंटरमीडिएट में आता है प्रेडनिसोलोन या बाइसोलोन और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 12 से लेकर 36 घंटा। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो प्रेडनिसोलोन 5 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग। तो इसके लॉन्ग एक्टिंग में आती है डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 36 से 72 घंटे। तो डेक्सामेथासोन को 0.3 से लेकर 0.6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। डेरिफाइलिन इंजेक्शन में होता है इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर इटियोफाइलिन 84.70 मिलीग्राम होता है, जबकि थियोफाइलिन यहाँ पर 25 मिलीग्राम होता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसके 1 एम्प्यूल में होता है 2 ml। तो इसको IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर मतलब कि मांस के अंदर
या आईवी मतलब कि इंट्रावेनस मतलब कि नस के अंदर, तो दोनों ही रूट से इसको दिया जा सकता है। तो पेशेंट को 2 ml देने के बाद अगर रिक्वायर्ड होती है तो 6 से 8 घंटे बाद नेक्स्ट डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके काम के बारे में, मतलब कि इसके फंक्शन के बारे में। तो ये मेडिसिन ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है, मतलब कि ये सांस की नली को फुलाने का काम करती है। तो ये मेडिसिन जो सांस की नली की मसल होती है, मतलब कि सांस की नली की मांसपेशी होती है, उसको ये रिलैक्स करती है और रिलैक्स कर कर इसको डायलेट कर देती है, मतलब कि उसको ये ओपन करा देती है।